नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। और आज के इस शो में हम बात करेंगे डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड की। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोहित सिंघानिया, जो कि को हेड इक्विटीज डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं और साथ ही वो इस फंड को मैनेज भी करते हैं। और जब मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर हो और थोड़ी सी अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स के मन में हो, तब सवाल यही उठता है कि इक्विटी में अपॉर्चुनिटीज़ है क्या। और जब हम बात कर रहे हैं डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये फंड कोई नया फंड नहीं है, बल्कि सन 2000 में ये फंड आया था, यानी 14 साल से ज़्यादा ऑलरेडी इस फंड की परफॉर्मेंस को हो चुके हैं। तो इस फंड्स की बारीकियों को समझेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि जब इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करते हैं तो किन अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर हमारे फंड मैनेजर गौर करते हैं। लेकिन पहले एज यूजुअल मार्केट्स पर राय ले लेते हैं, क्योंकि रोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। तो डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में तो बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपका एक आउटलुक करंट मार्केट सिनेरियो पर। जब हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे, लेकिन फिर भी थोड़ी एप्रीहेंशंस इन्वेस्टर्स के मन में है ग्लोबल मिडिल ईस्ट टेंशंस को लेकर, साथ ही एफआईएस की सेलिंग, आगे की अर्निंग्स को लेकर चिंता। तो फिलहाल व्यू क्या है आपका करंट मार्केट सिनेरियो पर? आई थिंक व्यू मेरा देखे जाए ओवरऑल तो कंस्ट्रक्टिव ही है मार्केट पे। लेकिन क्या हुआ है पिछले 3 साल में हमने जो एक तरफा मूव देखी है, आई थिंक जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको रिस्क भी थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए। अभी जैसे आपने बोला मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, राइट, लास्ट 1 महीने से वो थोड़ा पिकअप हुआ है। उसके कारण ऑयल भी हमारा $70 जो था करीब 80 पहुंच गया। यूक्रेन रशिया ऑलरेडी वॉर चल रहा है, सो व्हाट जो ग्लोबल रिस्क की हम बात करते हैं ना, चाइना स्लो डाउन, अभी भी चाइना में स्लो डाउन ही है। 1 महीने पहले उन्होंने कुछ अनाउंस किया था, एक्सपेक्टेशन था और कुछ करेंगे, बस कुछ हो नहीं रहा है। ग्लोबल इकोनॉमीज में स्लो डाउन है। तो ये सब चीजें आप ऊपर से देखें तो लगता है ये टॉप डाउन है, कैसे इम्पैक्ट करेंगी। पर अगर आप बॉटम अप इन सब चीजों को देखें तो हमारी भी काफी कंपनियां हैं जो हमारे मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनके काफी रेवेन्यूज इन कंट्रीज से आते हैं। ये लोग काफी एक्सपोज करते हैं इन कंट्रीज को। तो उनमें क्या इम्पैक्ट होएगा? टुडे वी ऑल आर हैप्पी विद टैक्स कलेक्शन, वी ऑल आर हैप्पी विद द मैक्रोज। लेकिन कल को इफ देयर इज अ बिग चेंज इन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, अगर प्रॉफिट इतने नहीं बढ़ते हैं जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यस निफ्टी को पीई को फर्क पड़ता है। बट द गवर्नमेंट ने भी जो अपने टैक्सेस की कैलकुलेशन की है, कितने हमारे कॉर्पोरेट टैक्स होंगे, कैपिटल टैक्स गेन आएंगे, उसमें भी इम्पैक्ट होता है। So I would say overall, looking at macros, one should be aware of the risk, because last 3 साल में हम risk word भूल गए हैं, as in fund manager, as an analyst, as an investor. But it's always good to know कि what can derail. So keep in mind, right now even we are not worried. अगर आप मेरा फंड भी देखेंगे, हम लोग 98% के आसपास इन्वेस्टेड हैं। ये भी नहीं है कि मैंने बहुत कैश लेके रखा है। बट हाउ दे कम्युलेट, हरियाणा इलेक्शन हो गए हैं, महाराष्ट्र इलेक्शन बाकी हैं, यूएस इलेक्शंस में काफी नॉइज चल रही है, कौन आएगा, वो अपनी पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, व्हाट विल बी देयर व्यू टुवर्ड्स अदर कंट्रीज। तो ऑल दैट आई मीन वी हैव टू कीप इन माइंड। प्लस जो मेन है अर्निंग्स, अर्निंग्स हैव बीन वीक। अगर आप लास्ट 4-5 क्वार्टर देख लें, हर क्वार्टर के बाद मार्केट ने निफ्टी की अर्निंग्स को गिराया ही है। बट दैट इज नॉट शोइंग इन मार्केट निफ्टी लेवल। स्टॉक्स आर स्टिल हायर, निफ्टी इज ऑल्सो स्टिल हायर। So rather than macros, I would play more focus on earnings. Earnings कैसी आ रही हैं? आज से 2 दिन पहले चालू हो गया है हमारा अर्निंग सेशन। देखिए कैसे जाता है। बट फिंगर्स क्रॉस्ड, हम डीएसपी एटलीस्ट वी आर स्लाइटली लोअर देन व्हाट इज स्ट्रीट इज एक्सपेक्टिंग इन लॉट ऑफ कंपनीज अर्निंग्स। बट अगेन आई मीन दिस इज नेक्स्ट 1 week 10 days वी विल कम टू नो क्या हो रहा है। So as markets, I would say I'm not worried right now. Focus is on earning season. क्या होता है? And next 5-7 days, we should also have some more clarity on what's happening in China and what's happening in the Middle East war. ओके, तो रोहित, जैसे आपने कहा कि रिस्क फिलहाल मार्केट्स में है, वरिड आप भले ही नहीं हैं, तो आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जब आप रिस्क की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा रिस्क फिलहाल मार्केट्स के लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? आज के दिन मुझे है सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग एक्सपेक्टेशन, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितनी कॉर्पोरेट की अर्निंग्स होंगी। 2, अगेन what's happening in the Middle East, how it shapes up. I think these two are the biggest risks which are there in my mind. So एक बॉटम अप रिस्क है जो आप और मैं एनालाइज कर सकते हैं, कंपनीज को मिलते हैं भाई अर्निंग्स के क्या ट्रेंड है। दूसरा मैक्रो ग्लोबल लेवल पे, फ्रूट सडनली शूट्स अप फॉर व्हाटएवर टेक्निकल रीजन इट मे बी,
ग्लोबली कंपनीज आप देखिए काफ़ी प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स बात कर रहे हैं कि वो लोग अपनी कंट्रीज को क्लोज करेंगे। जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, जैसे दे विल शट इट डाउन। तो अगेन कंपनीज कौन सी इम्पैक्ट होती हैं, हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स वी नीड टू मॉनिटर। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, दर्शकों को क्यों बता रहा हूँ, डराने के लिए नहीं, बट इन दिस टाइम, इन दिस काइंड ऑफ मार्केट्स, वी शुड बी अवेयर कि व्हाट कैन बी द पोटेंशियल रिस्क टू इन्वेस्टर्स, इंडिया इन्वेस्टमेंट्स। ओके अच्छा, क्विकली रोहित जी, एक चीज़ और, लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली ऑन मार्केट्स, देन विल कम टू द फंड। आपने कहा कि एट डीएसपी आप स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लोअर हैं अर्निंग्स को लेकर, ऐसा क्यों? तो देखिए, हमें जो लगता है बॉटम अप, जब हम कंपनीज को मिलते हैं, राइट, वी एनालाइज क्या किस टाइप का प्रॉफिट कंपनी कर सकती है। ऑफ कोर्स वो हम डॉट टू डॉट तो राइट नहीं जाते हैं, कभी थोड़े कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। बट व्हेन आई टॉक टू माय एनालिस्ट कि भाई सपोज बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो जो भी है, कि व्हाट आर द अर्निंग्स वी एक्सपेक्ट टू ग्रो। और जब मैं सेल साइड ब्रोकर से बात करता हूँ, हमें लगता है काफ़ी जगह मे बी वी आर लोअर, वी आर कंजर्वेटिव, और they are aggressive. This is what I meant by, because we have to go by what we think, right? What the market is saying, we listen to them, but हमारा एनालिसिस क्या है, हमारी जो रिसर्च टीम है उनकी क्या एनालिसिस है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि मे बी वी आर स्लाइटली कंजर्वेटिव और द मार्केट इज स्लाइटली एग्रेसिव। ओके, फेयर एनफ। अच्छा रोहित, अब हम फंड पर आते हैं, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सबसे पहले तो इस फंड की परफॉर्मेंस कैसे रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आप लार्ज कैप और मिड कैप्स में मेजरली इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या रेशियो रहता है आपका इन्वेस्टमेंट का, क्या डिटेल्स हैं? तो हम देखेंगे लार्ज कैप करीब 55% के आसपास रहा है, और मिड कैप अराउंड 35 to 37%, एंड दिस हैज बीन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। और 10 से 12% स्मॉल कैप रहता है। तो ये जो फंड जो कैटेगरी में है वो आता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मिनिमम मुझे 35% लार्ज कैप में रहना है और 35 मिड कैप में, और बाकी 30 में कुछ भी कर सकता हूँ। बट अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो करीब लार्ज कैप 50% के कभी नीचे गया नहीं है, और मिड कैप 40 के कभी ऊपर गया नहीं है। सो आई वुड से दिस रेंज विल बी देयर, अराउंड 50-55 के बीच में लार्ज कैप रहेगा, और मिड कैप 35 से 40 के बीच में रहेगा। तो आपकी यही रेशियो रहेगा, यही स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि पिछले 6 महीने की खास तौर से बात करें तो एक कंसेंसस व्यू जो हमें तमाम मार्केट एनालिस्ट एक्सपर्ट से मिला है वो ये कि लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहें, मिड कैप्स से शायद थोड़ा सा प्रॉफिट लेने का समय है। आपने ये स्ट्रैटेजी रीलुक नहीं की कि एक्सपोजर थोड़ा लार्ज कैप्स की तरफ बढ़ाया जाए और मिड कैप्स की तरफ थोड़ा कम किया जाए? दीपाली जी, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो 35% के नीचे मैं मिड कैप में जा भी नहीं सकता हूँ अगर मैं चाहूँ भी तो, राइट, बिकॉज वो मैंडेट है फंड का। दूसरा, आई डोंट बिलीव इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप डिबेट कि ये महंगा हो गया है तो इससे निकल जाओ। कि आज जब हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? वी टॉक अबाउट द इंडेक्स, एंड वी से ये इंडेक्स रिलेटिवली इस इंडेक्स से भी सस्ता है या महंगा है। इंडेक्स इज मेड अप कंपनीज, राइट। तो हमारा फोकस not only in my fund, in other funds also at DSP, actively managed equity funds, हम लोग बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन में फोकस करते हैं। हम उस नैरेटिव्स पे नहीं जाते हैं कि ये सेक्टर या ये इंडेक्स महंगा हो गया है तो हमें शिफ्ट करना चाहिए। अगर हमारे स्टॉक्स ठीक कर रहे हैं, उनके प्राइस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वैल्यूएशन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कंपनीज अच्छा करनी है, मैनेजमेंट ठीक है, देन वी डोंट माइंड होल्डिंग ऑन टू इट। जस्ट बिकॉज ऑप्टिकली एक चीज महंगी या सस्ती लगती है, आई विल नॉट चेंज माय पोर्टफोलियो लुकिंग एट दैट ऑप्टिक्स, अनलेस स्टॉक लेवल में हमें कुछ लगता है कि चलो ये स्टॉक महंगा हो गया है, कि अभी ये अच्छे प्राइस में आ गया है, देन वी टेक अ कॉल। अदरवाइज जस्ट बाय सेइंग लार्ज कैप, मिड कैप, आई डोंट गो बाय दिस। और प्लस अब नैरेटिव आप देखिए लास्ट 6-9 महीने में दीपाली जी क्या हुआ है, इफ यू लुक एट द निफ्टी 50 कैप, आई मीन तो वो सब बातें हैं, यू हैव टू टॉक, पीपल टॉक, बट आई स्टे अवे फ्रॉम दैट। For me, the focus is stocks, what I own and why I own them. राइटली पॉइंट आउट किया आपने, और इनफैक्ट मिड कैप्स में पैसा बना है, ऐसा नहीं है 6 महीने से हम कह रहे हैं कि लार्ज कैप्स की तरफ शिफ्ट करें, लेकिन मिड कैप्स में भी अच्छा पैसा बना है। लेकिन चलिए, कमिंग बैक टू द फंड, आपका जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है वो बैंक्स की तरफ है, और बैंक्स और फाइनेंशियल्स का कॉम्बिनेशन कर ले तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर बैंक्स की भी मैं इन पर्टिकुलर बात करूँ तो लार्ज कैप्स का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा है ऑलरेडी इस पॉकेट ने। अगर हम लार्ज कैप बैंक्स को देखें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अब तक बना कर दिए हैं। आप अभी भी ओवरवेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आगे भी पोटेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है इस पॉकेट में?
तो दीपाली जी, अगर आप देखेंगे मेरा फंड का एट्रीब्यूशन, तो लास्ट 6 महीने जो मेरा फाइनेंशियल्स का ओवरवेट रहा है वो थोड़ा डिट्रैक्टर है. Other sectors have done better than financials as such, right? But the reason I'm owning financials is मुझे लगता है उनके जो बिजनेस में जो वरी था लास्ट 6-9 महीने से, राइट, कि बैंक्स के निम कंप्रेस होंगे, शायद ग्रोथ कम होगी. अभी 3 महीने से लोग बाग बोल रहे हैं शायद रिटेल लेवल पे एनपीएस आ सकते हैं अगले 12-1 महीने में. पर ये सब मैं जब नेगेटिव्स भी आज के दिन में सब कंबाइन करता हूँ, और आज के दिन में ईच एंड एवरी बैंक जो मैं ओन करता हूँ उनके वैल्यूएशंस देखता हूँ, ग्रोथ मैट्रिक्स देखता हूँ, मुझे बहुत कंफर्ट आ रहा है. तो हाँ, मे बी लास्ट 6 months आई कैन से कि आई हैव गॉन रॉन्ग इन बीइंग ओवरवेट ऑन फाइनेंशियल्स, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन ईच बैंक्स व्हाई आई एम ओनिंग देम. और जो भी नेगेटिविटीज है या एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है वो अर्ली प्राइस में है. सो आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई ओवरवेट टुडे ऑल्सो. ओके और बैंक्स फाइनेंशियल्स के अलावा देखें रोहित जी, तो कहाँ कहाँ एक्सपोजर है आपका? तो हमारा हेल्थ केयर में काफ़ी डिसेंट ओवरवेट है, फार्मा कंपनीज में. यूटिलिटीज जैसे आपकी पावर जनरेशन कंपनीज हैं, गैस यूटिलिटीज हैं, उसमें ज़्यादा एक्सपोजर है. सो अगेन जो मैं आपको सेक्टर के बारे में बोल रहा हूँ ब्रॉड डाउन, बट इंडिविजुअल सेक्टर्स में अगर आप देखें, जैसे एनर्जी आप देखेंगे मेरे वो अंडरवेट है एज एन सेक्टर, क्योंकि मेरे पास रिलायंस नहीं है. बट आई हैव अदर कंपनीज एक्स रिलायंस, which makes me positive on the energy sector. This is just I'm trying to give you an example. तो जब सेक्टर ओवरवेट अंडरवेट की बात करते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स में आपने बोला, हाँ बैंक्स काफ़ी ओवरवेट हैं, बट एनबीएफसी अंडरवेट है, बट वो फाइनेंशियल्स के अंदर आती हैं, सब हम साथ में बात करते हैं. एंड वाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर इन्वेस्टर्स इज, आज आप मेरे जैसे टॉप 20 होल्डिंग्स देखेंगी, उसमें आपको 5-7 नाम अलग ही दिखाई पड़ेंगे. इट विल नॉट बी द कॉमन नेम विच यू सी अक्रॉस. So as an investor, why I'm pointing this out, it is very important for one to know कि भाई फाइनेंशियल ओवरवेट है, हेल्थ केयर ओवरवेट है, ठीक है, पर उसमें कौन से सेगमेंट्स में वो फंड मैनेजर ज़्यादा एक्सपोजर ले रहा है और उसमें क्या रिस्क हो सकता है. That's how I say it. अच्छा, एक चीज़ और, जब आप कंपनीज ऑप्ट करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर के अंडर, किन बातों का ख्याल रखते हैं? फिर चाहे वो लार्ज कैप की हो, मिड कैप की हो, और एक आइडियली अगर समझना चाहे तो कितने टाइम में स्ट्रैटेजी रीलुक करते हैं एक बार फंड का कॉम्पोजिशन डिसाइड किया तो? देखिए, इट कैन बी एनी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी. वन इज बिजनेस, मैनेजमेंट, ग्रोथ आउटलुक, कैश फ्लोज. ये तो कॉमन है सब बिजनेसेस में, ये तो आपको देखना ही है भाई. दूसरा ऑल्सो आई पे फोकस ऑन इज टर्न अराउंड बिजनेसेस. अभी आपने काफ़ी फंड मैनेजर्स को सुना होगा, मैं भी बोलता हूँ कि हमें हाई आरओई कंपनीज, हाई कैश फ्लो कंपनीज अच्छी लगती है, राइट. बट अगर कोई कंपनी का कैश फ्लो आज के दिन लो है या आरओईज से 10% के नीचे हैं, तो उसका रीज़न क्या है? क्या वो सिक्लिकल बिजनेस है? और क्या हमें लगता है, तो वॉट एवर स्टडी हमने की है, कि अगले 1-1.5 साल में वो बिजनेस चेंज हो सकता है, वो साइकिल चेंज हो रही है. तो इवन आई डोंट शाई अवे फ्रॉम बाइंग लो आरओई कंपनीज एज अ स्टार्ट. मुझे हर वक्त ये टिक मार्क नहीं चाहिए भाई 15% आरओई कंपनी है तो ही मैं खरीदूंगा. अगर मुझे लगता है वो 4-5-6% आरओई की कंपनी है और वो 12-15 हो सकती है, तो उसमें ऑल्सो आई लुक एट इट इन वन वे. दैट्स वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट बिजनेस ग्रोथ. सेकेंडली इट इज ओके कॉम्पिटिशन. आज आप बोल रहे हैं आरओई आपकी कंपनी का अच्छा है, कंपनी का मार्केट शेयर अच्छा है, तो उसका कोई रीजन होएगा ना. पिछले 5-10 साल आपने कुछ किया होएगा, आपके कंपटीशन ने शायद कुछ किया नहीं है. क्या अगले 5-7 साल वो कंटिन्यू हो सकता है? जो आपके बिजनेस मोड्स हम बोलते हैं ना, कि जो आपने लास्ट 5-10 साल में एंजॉय किए हैं, क्या आप अगले 5-10 साल में एंजॉय करने वाले हैं? अगर उसमें कुछ चेंज होने वाला है, तो मे बी जो आज आपको आरओई दिखाई पड़ रही है, इतनी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, मे बी अगले 5 साल में वो नहीं होंगी. तो दिस इज हाउ आई सी इन टर्म्स ऑफ व्हेन आई सिलेक्ट स्टॉक्स. दूसरा जो आपका क्वेश्चन था, मैं कितने टाइम में इवैल्यूएट करता हूँ, तो देखिए आज के दिन जब मैं आज स्टॉक लेता हूँ तो एटलीस्ट 2 साल का व्यू तो मिनिमम रखते ही है कि अगले 2 साल में क्या होएगा. प्लस एवरी क्वार्टर आपको कंपनी क्वार्टरली नंबर्स देती है, हर 6 महीने में उनकी बैलेंस शीट भी आ जाती है. तो अगर सब चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, बिजनेस चल रहा है, जैसे हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं ना, तो होल्डिंग पीरियड भी रोलिंग हो जाता है कि भाई हर 6 महीने में बैलेंस शीट आई, क्वार्टरली नंबर ठीक है, मैनेजमेंट जो कर रहा है इट्स इन आर लाइन और वट एवर दे आर डूइंग इज गुड. तो होल्डिंग पीरियड ऐसे कम या बढ़ते रहता है. बट स्टार्टिंग पॉइंट एटलीस्ट 2 साल का तो व्यू लेना पड़ता है कि भाई क्या हो सकता है बिजनेस में, राइट. दैट्स हाउ आई सी इट.
और अब थोड़ा सा इस नाम का R&D कर लेते हैं, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़। जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो है, हर इन्वेस्टर चाहता है अपॉर्चुनिटीज़ मिले बढ़िया इक्विटी मार्केट में ताकि जमकर पैसा बने। जब आप DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ नाम का जिक्र करते हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिकली एज ए फंड मैनेजर, एज एन एनी फंड मैनेजर, राइट, आपको आज के दिन 6000 स्टॉक्स हैं, 20 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं। कौन से सेक्टर्स में आपको लग रहा है कि मे बी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है, उसके वैल्यूएशन भी ठीक है, उनमें आपको कौन से बिजनेसेस में लग रहा है कि भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा कर सकता है रिलेटिवली। तो एज ए फंड पोजिशनिंग मैं उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में ज़्यादा वेट रखता हूँ। जैसे आपने शुरू में पूछा था फाइनेंशियल्स, राइट, फाइनेंशियल्स इज अ बिगेस्ट ओवरवेट। आप बाकी सब सेक्टर ले लोगे, मैंने आपको हेल्थ के यूटिलिटीज बोला, उनके ओवरवेट इतने नहीं है। बाकी सब सेक्टर्स अंडरवेट है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स। तो वन फर्स्ट सेक्टर में जहाँ पर मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आई हैव दैट। सेकेंडली जो अंडरवेट है उसका क्या मतलब है, अंडरवेट इसका ये मतलब है मुझे और कोई दूसरे सेक्टर्स में अच्छे अपसाइड दिख रही है स्टॉक्स में। और प्लस जो अंडरवेट सेक्टर है उसमें भी जो मैं स्टॉक्स ले रहा हूँ, मे बी वो थोड़े अलग स्टॉक्स हैं, वो एक सेक्टर के अंदर आते हैं बट उनके बिजनेस ड्राइवर्स अलग हैं। सो wherever you're seeing pockets of opportunity in terms of business mispricing, strong business growth, उसमें हम ज़्यादा वेट रखते हैं। और जहाँ हमें लगता है कि भाई बिजनेस नेक्स्ट 3-4 ईयर्स 2 ईयर्स में अच्छा नहीं करेगा, भले बिजनेस का नाम बहुत अच्छा है, बहुत फेमस बड़ा नाम है, बट इन द एंड आई हैव टू गिव रिटर्न्स टू माय शेयर होल्डर्स। So that's why I'll say, okay, I'm willing to not buy them or be underweight in them. So this is how you can term it opportunity. I think everyone looks at this, but over here maybe some weights are more aggressive. What I take. अच्छा, एक चीज़ और रोहित जी, आपके इस फंड का बाकी कॉम्पोजिशन भी मैं देख रही थी। एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, ऑटोमोबाइल्स में एक्सपोजर कम है कंपैरेटिवली टू ऑटो एंसिलरीज। इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है? लेकिन आज के दिन देखिए, आई थिंक ऐसी इट्स नॉट, देयर इज नो आइडियोलॉजी बिहाइंड इट। मे बी इन ऑटो OEMs मुझे ज़्यादा अपसाइड वो बिजनेसेस में ज़्यादा कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है, करेक्ट। मैं ये नहीं सोचता भाई अगर मेरे को ऑटो में ओवरवेट लेना है, भाई दोनों में 50-50 रहो, ऑटो एंसिलरी में। जहाँ पर भी बिजनेसेस में हमें लगता है कि अपसाइड ज़्यादा है, उसमें पोटेंशियल ग्रोथ का ज़्यादा है बिकॉज ऑफ वेरी, वो हम बाय करते हैं। तो आज जैसे, एंड राइटली आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। जैसे शुरू में आपको बोला फाइनेंशियल्स, राइट, फाइनेंशियल ओवरवेट है, उसमें क्या है आज के दिन। आज जैसे आप बोल रही है अगर OEM में ज़्यादा वेट है, मे बी इन दैट स्पेस आई एम मोर बुलिश देन ऑटो एंसिलरी। मे बी इट इज गॉट नथिंग स्पेसिफिक, OEM से मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट अगेन आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, इफ आई सी माई वेट्स एज ऑफ लास्ट मंथ एंड, ऑगस्ट एंड, हमारा एंसिलरी में भी काफ़ी वेट है एंड वी आर ओवर वेट ऑन ऑटो एंसिलरी। और आईटी पर क्या व्यू है आपका? एक्सपोजर तो आईटी में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 to 8% के आसपास का है ऑलरेडी। ऑल्दो अर्निंग्स को लेकर थोड़ी सी चिंता है गोइंग फॉरवर्ड, बट इस बार का जो अर्निंग सीजन रहेगा उससे थोड़ी पिक्चर और क्लियर मिलेगी। बट क्या व्यू लेकर चल रहे हैं एज अ सेक्टर और आपके एक्सपोजर? नाउ आई एम न्यूट्रल ऑन आईटी। द रीजन इज, अगर आप मेरा बॉटम अप व्यू पूछेंगे तो आई से आई वांट टू बी अंडरवेट, बिग अंडरवेट, बिकॉज ग्रोथ इतनी नहीं है, वैल्यूएशंस अभी भी करेक्ट नहीं हुए हैं। बट ओवरऑल जब मैंने आपको मैक्रो सिनेरियो बोला, राइट, कि व्हाट इज हैपनिंग टू ग्लोबल, इंडिया में जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी क्या वैल्यूएशंस हो गई हैं। सो आईटी इज अ स्पेस वे बाय आपकी ग्रोथ 1-2% ऊपर नीचे हो सकती है, बट इन सब बिजनेस का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, बैलेंस शीट में डेट नहीं है, आपको कैश फ्लो यील्ड अच्छी मिलती है। तो इन अ टाइम वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी इन अदर बिजनेसेस, आइदर ड्यू टू बिजनेस एक्सपेक्टेशन और दे आर वेरी हाईली प्राइस्ड। तो सेक्टर लाइक IT एंड हेल्थ केयर, यू कैन से दे आर सेफ सेक्टर्स कि आपको कैश फ्लो की चिंता नहीं है, बैलेंस शीट की चिंता नहीं है। So I would put IT in that basket to protect my fund today, and to have, limit my downside. That's why I have IT today. It is not for an absolute higher return, relatively. ओके अच्छा, क्विकली रोहित, एक चीज़ और, जब आप कंपनीज़ को चुनते हैं फंड का कॉम्पोजिशन बनाने के लिए, वैल्यूएशंस को कितना ध्यान देते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिनके वैल्यूएशंस महंगी होने के बावजूद भी अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिखाई दिए। तो वैल्यूएशंस का पैरामीटर किस लेवल पर रहता है व्हेन यू चूज स्टॉक्स? तो दीपाली जी, वैल्यूएशंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप मेरा फ्रेमवर्क देखेंगी जो हमारे वेबसाइट पे भी है, मैंने एक लिखा है वर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
उसका क्या मतलब है, आज मैं कुछ खरीद रहा हूँ उसके लिए मैं एक प्राइस पे कर रहा हूँ, राइट? प्राइस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्निंग्स और उसकी क्या वैल्यू स्ट्रीट आज के दिन दे रही है उसको। अगर मैं आज के दिन ही उसको बहुत हाई वैल्यूएशन दे रहा हूँ तो उसका रीजन क्या है? मे बी मुझे लगता है कि भाई ये स्टॉक का जो बिजनेस है बेस्ट ग्रोथ देगा अपने कैटेगरी में, सब चीज़ अच्छी होंगी, तो उसके लिए मैं हाई वैल्यूएशन दे रहा हूँ। पर आज के दिन ही मैं उसको हाई वैल्यूएशन दे रहा हूँ कि अगले 2 3 4 5 साल बाद क्या वो वैल्यूएशन रिलेट होते रहेगा? जैसे मैंने आपको शुरू में मोड के बारे में बताया, राइट? अगर जो बिजनेस लास्ट 5 साल से कुछ एंजॉय कर रहा था, ठीक है, उसके कारण उसने बहुत ग्रो किया तो हमने उसको अच्छी वैल्यूएशन दे दी। पर अगले 3 साल बाद अगर वो मोड कम हो रहा है तो क्या वो सेम वैल्यूएशन वैलिड है? सेम थिंग ऑन द अदर साइड ऑल्सो। लास्ट 3 साल मेरा बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा था, so today street will not give you a high valuation, but I expect the business to now turn around, become steady. So this is how I look at the valuation. The valuation is again, it's a factor of two things: one, market view, market mood, and two, Okay. business growth expectation. So it is very important for me when I'm buying or selling a stock. तो ये तो फ़ंड की बारीकियां ऊपर चर्चा हुई, फ़ंड के कॉम्पोजिशन पर इलेबरेट किया रोहित जी ने, लेकिन अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रोहित जी आपसे, पहला तो ये कि कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को आपके हिसाब से ये फ़ंड सूट करता है, कितना टाइम होराइजन लेकर चले अगर वो एक्सपोजर ले इस फंड में, और दूसरा कि अब तक की परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी रही है, फिर चाहे 3 साल 5 साल की परफॉर्मेंस हम देखें इस फंड की, आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न पर्सपेक्टिव से? तो आई थिंक दीपाली जी, जैसे मैंने शुरू में बोला, एनी इन्वेस्टर टुडे जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट, तो इसमें होराइजन कम से कम 3 या 5 साल से होना चाहिए। बिकॉज टुडे आज जो भी मैं स्टॉक लेता हूँ तो शायद अगले 3 महीने में 6 महीने में क्या वो गिर सकता है, राइट? देयर इज सम अनसर्टेनिटी ऑलवेज। आई थिंक एटलीस्ट 3 year horizon इन्वेस्टर शुड हैव, नॉट ओनली इन द फंड विच यू आर टॉकिंग अबाउट बट इन एनी अदर इक्विटी फंड। टू, इन टर्म्स ऑफ रिस्क प्रोफाइल, आई थिंक ऐसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी जिस कैटेगरी में फंड है 35% लार्ज कैप, 35% मिड कैप मिनिमम होना है। तो इन अ वे ऑटोमेटिकली एज अ फंड मैनेजर मैं इन्वेस्टर का कॉल ले रहा हूँ कि मुझे उस स्पेस में कौन सी बेस्ट कंपनी मुझे लग रही है मुझे इन्वेस्ट करना है, राइट? So I would say yes, being an equity fund, the risk is similar to any other equity fund you are investing into, no doubt. But your asset allocation automatically the fund manager is taking care of, because 35 जो मुझे रखना है, I am doing that. So yes, at least have a 3 year view. Risk, I would say मेरे फंड में कम रिस्क नहीं है, it is similar risk to any other equity fund. But yeah, in terms of जो noise होता है ना large cap, mid cap, that you can avoid by investing in this category of fund, I would say. ओके और क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम, ये तो बोलना डिफिकल्ट है क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट होपफुली वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट एंड रिटर्न्स, आई थिंक देयर आर आउटकम्स। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन व्हाट रिटर्न्स वी आर एक्सपेक्टिंग, बट या दैट्स व्हाट आई वुड। तो कैसी परफॉर्मेंस रही है अब तक के इस फंड की, वो मैं व्यूअर्स को बता देती हूँ। पिछले 10 सालों में 17%, 5 सालों में 24.5% के आसपास, 3 सालों में 20% और पिछले 1 साल में 44% तक रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं। और अगर YTD यानी पिछले 14 सालों की बात करें तो 29% के रिटर्न्स इस फंड ने डिलीवर किए हैं। थैंक यू रोहित जी आने के लिए शो में और इस फंड पर इलाबोरेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में इतना ही। खबरें जारी हैं ब्रेक के उस पार भी CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।